जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू उड़ान स्टडी क्लासेस। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। मैं प्रभु परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी रक्त परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आपके सामने। मोटिवेशनल कोट्स है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए संघर्ष अभी भी जारी है, इसलिए मेहनत अभी भी जारी है। तो साथियों, लॉकडाउन में भी अपनी संघर्ष जारी रखना, अपनी पढ़ाई जारी रखना, ठीक है ना। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोजकर्ता, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सन 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। बात करते हैं आगे। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या? एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के एंजियोलॉजी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे ने है। इन्होंने सन 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब सबसे पहले बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन एवं खनिज लवण या मिनरल्स का पूरी बॉडी में क्या करना? सर्कुलेशन करना। जो तंत्र पूरी बॉडी में ऑक्सीजन एवं खनिज लवण या मिनरल्स का सर्कुलेशन करता है वो कौन सा होता है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी कोई जहरीला जीव हमें काट लेता है, जैसे सांप ने हमें कहीं काट लिया पैर में, तो उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर बाद हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी बेहोश हो जाती है। तो क्या होता है? क्योंकि जो जहर है वो पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। तो आगे बात समझ में। चलो, रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है ओपन और एक होता है कौन सा? क्लोज। कौन सा? ओपन, या ऐसे हम बोलेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। एक होता है क्लोज, इसे बोलेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब जो होता है ओपन किन जंतुओं में होता है? तो जो ओपन क्या होता है? ऐसा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो रक्त होता है वो धमनी एवं शिराओं में प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। और जबकि जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है वो धमनी एवं शिराओं में अंदर बंद होकर बहता है या सर्कुलेशन होता है। तो वो कौन सा होता है? बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब ओपन में कौन सा आएंगे? तो ओपन में जो जीव है, जो अल्प विकसित जीव है, उनमें आएंगे। तो अल्प विकसित जीव, सबसे पहले जो हमारा जंतुओं के वर्गीकरण में दो संघ आते हैं। एक तो होता है कौन सा? आर्थ्रोपोडा, वो एक होता है कौन सा? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा संघ है, उसके जितने भी जंतु हैं उनमें किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है? उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। और दूसरा होता है मोलस्का संघ के जो जीव जंतु है उनमें किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? तो ओपन या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो आर्थ्रोपोडा होता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? तो इसके उदाहरण में क्या आएंगे? इंसेक्ट। क्या आएंगे? इंसेक्ट, कीट, है ना। अब इसमें कौन आएंगे? जैसे मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, उसके बाद तितली, मकड़ी, चींटी, ये सब किस में आएंगे? इंसेक्ट में आएंगे। कॉकरोच, ये सब आर्थ्रोपोडा समूह होता है। आर्थ्रोपोडा समूह होता है, ये होता है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा संघ है, ठीक है। और जो दूसरा सबसे बड़ा होता है,
दूसरा सबसे बड़ा जंतुओं का समूह या संघ कौन सा होता है? तो मोलस्क होता है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट होता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है। तो मोलस्का में क्या आएंगे? तो आपने एक नाम सुना होगा घोंगा, ये जली जीव है घोंगा, मोलस्का के अंतर्गत आएगा। और एक होता है कौन सा? ऑक्टोपस। घोंगा को स्नेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो इनमें जो जीव जंतु है या जीव है जो इनमें कौन सा रक्त परिसंचरण होता है? तो इसमें खुला या ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो बात करते हैं क्लोज किन में होता है? जो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो किन में होता है? कशेरुकी या मेमल्स इनको बोल सकते हैं मेमल्स, स्तनधारी, पक्षी वर्ग, सरीसृप, रेप्टाइल्स और फिशिस, इनमें कौन सा ब्लड सर्कुलेशन होता है? तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। जो इनका ब्लड है रक्त एवं धमनियों के अंदर प्रवाहित होता है या परिसंचरण करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, इतना नोट डाउन करो, बेसिक बातें हो गया सभी का नोट डाउन। चलो करते हैं इसको, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे बोलते हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? सबसे पहले आता है रक्त या रुधिर, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लड। सेकंड आता है हार्ट या हृदय, मानव हृदय की पंपिंग मशीन, किसे कहा जाता है? हृदय को कहा जाता है। और एक आती है कौन सी? रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, कौन कौन सी? धमनी एवं शिराएं, धमनी, और सेकंड कौन सी? धमनी एवं शिराएं, ठीक है, ये आएंगे। अब जो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र ये 3 भागों में विभाजित होता है। अब देखो ये हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र ये कैसे काम करता है? ये क्या होता है? हृदय किस तरह कार्य करता है? एक पंप की तरह कार्य करता है। आप सभी समझो इसको ऐसे, जैसे कुआं रहता है, ठीक है, कुएं से पानी ऊपर लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम पंप जो होता है पंप का उपयोग करते हैं, है ना। हाँ, तो वो क्या करता है? पंप का उपयोग करते हैं, मोटर का उपयोग करते हैं। तो वो क्या करता है? पंप करता है, तो पंपिंग से कहाँ आता है? ऊपर आता है। एवं जो होती है पाइपलाइंस के माध्यम से कहाँ चला जाता है? खेतों में चला जाता है। ऐसे ही हमारा हृदय का है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें जो हृदय है वो किस तरह कार्य करता है? पंप की तरह कार्य करता है। पंप की तरह कार्य करता है ना। जो रुधिर होता है उसको पंप या हृदय पंपिंग विधि के द्वारा ब्लड का पूरा सर्कुलेशन करता है। किसके माध्यम से? धमनी एवं शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करता है? ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, सबसे पहले हम जो इसके 2 भाग होते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले कौन सा भाग पढ़ेंगे? जैसे इसको पार्ट दे दो ए, इसे दे दो बी और इसे सी, ठीक है। सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक एक पॉइंट को हम बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। यहाँ से आपका आने वाला हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, बना पाओगे मतलब। चलो ये हो गया। बात कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रुधिर से। सबसे पहले हम रक्त का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके रक्त का स्ट्रक्चर, ठीक है। रक्त के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। सेकंड कौन सा होता है? रक्त कणिका है।
प्लाज्मा होता है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले कौन सा? जल, उसके बाद कौन सा? प्रोटीन, और कौन सा? खनिज, लवण या मिनरल्स। ठीक है। रक्त कणिकाएं हैं, ये भी 3 प्रकार की होती है, इनके भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक है। फिर जो होती है डब्ल्यूबीसी, ये भी 2 टाइप की होती है, कणिका में और आकणिका में। कणिका में और आकणिका में। ठीक है ना। चलो, जो कणिका में होती है ये कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, एक होती है बेसोफिल, और एक कौन सी होती है? ईओसिनोफिल। यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल होती है, बेसोफिल होती है, और एक होती है ईओसिनोफिल। ठीक है। उसके बाद जो आकणिका में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। कणिका में 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल से होती है, बेसोफिल से होती है, ईओसिनोफिल होती है। एक होती आकणिका में। ठीक है। आकणिका में 2 प्रकार की होती है, एक होती है कौन सी? मोनोसाइट, और एक होती है कौन सी? लिम्फोसाइट। आगे बात समझ में? तो ये हमारा ब्लड का स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे, एंड तक हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। कहाँ तक? ब्लड प्लेटलेट्स तक। जो भी जानकारी, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जिन क्वेश्चन की बनने की संभावना है, वो सारे आपको यहाँ डीपली एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा ध्यान से। ठीक है ना, पूरा बेसिक से। तो जो रक्त होता है, रक्त में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है? तो 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त कणिकाएं कितने % पाई जाती है? तो 45% पाई जाती है। उसके बाद जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जल कितना रहता है? 90 से 92% रहता है, और बाकी जो 8 से जो 10% रहता है उसमें क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, और क्या रहता है? खनिज लवण। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन। अब इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रक्त के बारे में। रक्त का बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है, कहाँ निर्माण होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। इतना नोट डाउन करो आप। हो गया नोट डाउन? सो गाइस, करें रफ इसको। चलो, स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ब्लड से। रक्त, इसको रुधिर भी बोलते हैं, इससे ब्लड। ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कि रक्त क्या होता है या रक्त की परिभाषा क्या होती है? कोई बताएगा? चलो समझो। सबसे पहले रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना, इसे समझना है कि तरल संयोजी ऊतक क्या होता है। ठीक है। तो जो तरल संयोजी ऊतक, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो चीज बहती है या प्रवाहित होती है, जो तरल होती है, वो क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? तरल। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? बहता है। तो बहता है तो क्या है? तरल है, तो बहेगा। दूसरी बात, संयोजी। संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट। ये क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, पूरी बॉडी को क्या करता है? आपस में कनेक्ट करके रखता है। जैसे डॉक्टर कभी कभी हमें ब्लड की जांच करने को देता है। अगर हमारे कोई शरीर में कोई रोग हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? ब्लड टेस्ट करवाने को कहता है। तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो क्या करता है? उसमें सारे शरीर की
हमें को जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या करता है, पूरे जो ब्लड है पूरे शरीर को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, संयोजी कहा गया है। और ऊतक क्या होता है, इसमें क्या होती है, कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो जो रक्त होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। सेकंड, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, या रक्त का निर्माण जो होता है, जैसे ये भ्रूण रहता है, इसको समझो, जैसे ये भ्रूण रहता है, ठीक है, तो भ्रूण के चारों तरफ 3 लेयर पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं जनन स्तर लेयर, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव लेयर भी कहते हैं। इन लेयर का अलग अलग काम है, शरीर के अलग अलग हिस्सों का निर्माण करना इनका काम होता है। तो जो सबसे बाहरी होती है इसे क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। क्या, एक्टोडर्म। जो मध्य में होती है इसे बोलते हैं मेसोडर्म। क्या, मेसोडर्म। और जो सबसे अंदर होती है ये क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, भ्रूण होता है। और ये क्या होती है, एंडोडर्म। क्या, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म का काम है शरीर के कुछ हिस्सों का निर्माण करना, मेसोडर्म का काम अलग है, शरीर के कुछ हिस्सों का निर्माण करना, एंडोडर्म का कुछ अलग काम है, शरीर के कुछ हिस्सों का निर्माण करना। तो जो ब्लड होता है, रक्त का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, मेसोडर्म के द्वारा होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि रक्त का निर्माण किस जनन लेयर के द्वारा होता है या किस जनन स्तर के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, मेसोडर्म के द्वारा होता है। रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है, रक्त का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो मेसोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो मेसोडर्म के द्वारा होता है। आया होगा इतना आपको समझ में। चलो, एक होता है रक्त का पीएच मान, इसको करें रफ, हो गया नोट डाउन। रक्त का पीएच मान, ये फैक्ट है, इनको नोट डाउन करते चलना। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। ये किस प्रकृति का रहता है, ये तो क्षारीय प्रकृति का रहता है। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद पूछ लिया जाता है कि रक्त किस प्रकार का विलयन है, तो रक्त कौन सा विलयन है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी सॉल्यूशन है। ठीक है, रक्त एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, तो कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे बात समझ में। चलो, रक्त एक कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं एक बार और बता दूं, हीमेटोलॉजी। क्या, हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। आगे बात समझ में इतना। चलो, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का रंग कैसा होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो रक्त का जो रंग होता है लाल, एक श्वसन वर्णक जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग क्या लाल होता है? नहीं साथियों, इसे याद रखना, जो हीमोग्लोबिन होता है इसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है।
कैसा होता है? बैंगनी। बैंगनी कलर का होता है, इसे स्पेशल ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है, जबकि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है इसको अपन आगे समझेंगे। इतना सभी ने नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन। हो गया होगा सभी का नोट डाउन, करते हैं रफ। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हीमोग्लोबिन को समझे। एग्जाम में पूछा जाता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का श्वसन वर्णक, रेस्पिरेशन पिगमेंट होता है, श्वसन वर्णक होता है। ठीक है, इसे श्वसन वर्णक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को हमारे शरीर में क्या करता है? पूरे शरीर में अंगों को ऑक्सीजन देता है तथा वहाँ से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे कहाँ छोड़ देता है? फेफड़ों के पास छोड़ देता है। ठीक है, चलो हम पूछता है जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। अब ये श्वसन वर्णक है और एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का जटिल प्रोटीन भी होता है। क्या? जटिल प्रोटीन होता है। ठीक है, एक प्रकार का जटिल प्रोटीन भी होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का श्वसन वर्णक है और एक प्रकार की क्या है? तो जटिल प्रोटीन है। अब इसे जटिल प्रोटीन क्यों कहा गया है समझेंगे, है ना। चलो, हीमोग्लोबिन जो है एक अस्थायी यौगिक होता है जो होता है हीमो में क्या होता है? ये हीमो किससे मिलकर बना है? हीमेटिन से। किससे? हीमेटिन से मिलकर बना होता है। वो जो ग्लोबिन होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में हीमो क्या है? तो हीमेटिन से बना है, एक प्रकार का क्या है? वर्णक है। क्या है? वर्णक है। ये क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है। किसको? रक्त को। कैसा? लाल। क्यों करता है इसको समझेंगे। ठीक है, ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। तो इसे जटिल प्रोटीन क्यों कहा जाता है? जटिल प्रोटीन किसे कहते हैं? ऐसे प्रोटीन जिसके साथ कोई अन्य अणु भी उसमें सम्मिलित हो। तो इसमें क्या सम्मिलित है? हीमेटिन, इसलिए इसे क्या कहा गया है? जटिल प्रोटीन कहा गया है। इसमें जो प्रोटीन कौन सी होती है? तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है ना। चलो, अब जो हीमेटिन है, हीमेटिन से क्या लिया गया? हीमो। ठीक है, ये क्या है? हीमेटिन एक प्रकार का रंजक पदार्थ है। क्या है? रंजक पदार्थ भी बोलते हैं या वर्णक पदार्थ भी बोलते हैं। ये क्या करता है? रंग देता है। ठीक है, तो जो होता है हीमेटिन में क्या पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लोहा, या Fe भी कहते हैं। ठीक है, लोहा धातु पाई जाती है या Fe भी कहते हैं। इसकी जो होता है ये फेरस Fe है, इसके दो अवस्था होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है Fe+2 होती है और एक होती है Fe+3। इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेरिक। तो इस पे ध्यान रखना, रक्त में क्या पाई जाती है? कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो Fe+2 फेरस पाई जाती है। जो होता है रक्त में जो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक होता है, एक प्रकार का श्वसन वर्णक है, एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। इसे जटिल प्रोटीन क्यों कहा गया है? ऐसी प्रोटीन जिसके साथ कोई अन्य अणु भी मिला हो। तो इसमें हीमेटिन मिला है। हीमेटिन क्या है? एक प्रकार का रंजक पदार्थ है। ये इसमें कौन सा धातु पाई जाती है? तो इसमें लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है, लोहा की जो होती है Fe की दो अवस्था पाई जाती है। एक तो होती है Fe+2 होती है, एक होती है Fe+3। Fe2 जो फेरस ऑक्साइड होती है, फेरस जो होती है वो किस में पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। इतना आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। जो होता है 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 100 ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है?
तो 100 ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन है इससे किससे नापा जाता है या किससे मापा जाता है, तो हीमोमीटर से ब्लड में हीमोग्लोबिन। बात समझ में, इतना सभी को नोट डाउन करो, इतना सभी को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। सो गाइस नोट डाउन कर लिया होगा आपने, चलो करते हैं रफ। इतना आपको समझ में आया होगा, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा आपको, और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखो जो होता है ब्लड हमारे शरीर में 2 प्रकार का होता है, ठीक है, मतलब 2 टाइप से परिवहन करता है। एक तो होता है कौन सा, शुद्ध होता है, और एक कौन सा होता है, अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है। शुद्ध को हम बोलते हैं प्योर, और इससे बोलते हैं इम्प्योर, ठीक है। जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, तो क्या मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, ये कैसा होता है, शुद्ध रक्त। कौन सा होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो होता है इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर में जो एक तो शुद्ध रक्त, इसको रख लेना, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, सॉरी, अशुद्ध रक्त। अब जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है, ये कौन सा होता है, तो जब हीमोग्लोबिन जब किससे क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, जब हीमोग्लोबिन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अगर ये हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनो जो मिलता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, कार्ब हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है। अब जो होता है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, बात इसकी करते हैं प्योर रक्त की। प्योर रक्त क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्रिया करती है तो एक अस्थायी यौगिक बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, हीमोग्लोबिन रहता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो शुद्ध रक्त होता है, इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जो इसमें हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, ठीक है, पर क्या करता है, इसमें कार्बन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन का रंग कैसा रहता है, काला रहता है। कैसा रहता है, काला या गहरा नीला, गहरा नीला होता है, ठीक है। तो इस कारण जो होता है ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, और जो होता है ये ब्लड कैसा रहता है, काला, या इसको लिखना गहरा नीला। तो शुद्ध रंग जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। जो अशुद्ध रक्त होता है, जो हमारे हाथ के ऊपर जो ऊपरी होता है दिखाई देता है नीला जो होता है, वो कौन सा होता है, तो वो अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। सो गाइस इतना आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन करो, हो गया होगा नोट डाउन आप सभी का। करते हैं रफ। सो गाइस उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। जिन साथी को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को एक बार पुनः वापस स्टार्ट से देखे, अंत तक देखे, आपको समझ में आएगा, ये मैं उम्मीद है। साथियों आज की क्लास को यहीं अलविदा करते हैं, मिलते हैं
अगले लेक्चर में एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रक्त कणिकाओं से स्टार्ट करेंगे। जिन साथियों ने शायद हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास को अलविदा कहते हैं। थैंक यू गाइस।